हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कई ऐसी बातें हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी के मन में सवाल है और जिसको लेकर लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम आपके समक्ष आए हैं और आज आपको बता दें कि सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर गर्दनीबाग में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। सारे परीक्षार्थियों से आग्रह है कि आप धरना स्थल पर जाएं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और जो सीटेट अपीयरिंग की मांग को लेकर जो सवाल है सरकार के समक्ष अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास करें। अभी जो चीज़ें हैं कि कई परीक्षार्थी हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं और आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज़ गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाएं। सीटेट अपीयरिंग की मांग कैसे गलत है? क्या बीपीएससी का जो ट्वीट आया था चेयरमैन सर का, उसके सिवा में उनके बिना पर ये एक सवाल है कि प्रथम फेज की बहाली में उनको क्यों मौका दिया गया? अगर मौका दिया गया सीटेट अपीयरिंग को या बीएड अपीयरिंग को, तो फिर दूसरे फेज की बहाली में न देने का पीछे कौन सा तर्क ऐसा है? हाँ, ये बात सही है कि जो सीटेट की परीक्षा है सीबीएसई द्वारा आयोजित वो 21 जनवरी को आयोजित है और जो बीपीएससी की परीक्षा है वो दिसंबर में आयोजित है। तो जब फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुआ तो कैसे वो परीक्षा में उनको एक मौका मिलना चाहिए? अगर हम लोग का ये मांग है कि परीक्षा की तिथि को कम से कम जनवरी में आप ले जाते और सीटेट अपीयरिंग वाले को फॉर्म भरवा लेते तो उनकी वो समस्या दूर हो जाती। प्रथम फेज की बहाली में उनको 1 to 5 के तहत बीएड वाले कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद छट गया। डीएलएड से वो सीट भरा गया, बीएड वालों का मामला था। अगर एसटीईटी 23 में अगर आप मौका दे देते इन लोगों को तो आज 6, 8, 9, 10, 11, 12 की जो समस्या है उसको कम से कम दूर हो जाती। परंतु कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं। अब बता दें कि देश के कोई ऐसे राज्य नहीं है जहां से फ़ोन कॉल नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सब जगहों से फ़ोन आ रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के 14 राज्यों के शिक्षक प्रथम बहाली में अभ्यर्थी जो यहाँ शिक्षक बने हैं। ये खुशी की बात है या दुख का बात है इसका आप ही समझ सकते हैं कि डोमिसाइल नीति हटने की वजह से, ये डोमिसाइल नीति बहुत बड़ा मामला है। डोमिसाइल नीति हटने की वजह से एक ऐसा फैसला आया जो बिहार के लाखों नौजवान युवा जो लगभग 2 वर्षों से 3 वर्षों से ये मांग कर रहे थे कि छठे चरण की नियुक्ति के बाद 7वें चरण की बहाली शुरू हो, और लगातार सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा था कि हम इस महीने में जो है 7वें चरण की नियुक्ति कर देंगे, इस महीने से कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, अगले महीने हो जाएगी, ये हो जाएगा। शिक्षा मंत्री, सरकार बदली, फिर शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पिछले सरकार ने जो किया हम नहीं करेंगे, हम नए तरीके से शुरू करेंगे, आदि आदि सब चीज़ों पर। परंतु ओवरऑल जो चीज़ें आई कि छठे चरण की बाद 7वें चरण की जो बहाली होगी वो कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कि वो बीपी से लेंगे, तो बीपी से सही बात है। और उसके बाद ये हुआ कि हम डोमिसाइल नीति उस समय में जो है वो लागू था कि बिहार राज्य उसके जो जब आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन उसमें था कि भारत के नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी, तो सीधे सीधे डोमिसाइल नीति की बात थी। परंतु ऐसी क्या आफत आ गई कि बिहार सरकार ने फैसला लिया कि डोमिसाइल नीति को हटाया जाएगा, जिसका परिणाम आपके सामने है। और 1,20,324 का जो आंकड़ा है उसमें 14% दूसरे राज्यों के परीक्षार्थी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है, कितने परीक्षार्थी आए होंगे। और 28,000 नियोजित शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक अलग से समस्याएं हैं। आप समझ सकते हैं कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बात हो रही है। अभी जो मामले सामने आ रहे हैं कि उनको लिए वो बने रहेंगे अभी जो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी कि 3 बार अगर परीक्षा में आप फेल कर जाते हैं तो राजकर्मी का दर्जा दूर की बात है, आपको जो जिस सेवा में उस सेवा भी से आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा, अनंत पद से हटाया जाएगा। तो सारी चीज़ों पर विरोध भी हुआ था कि विशिष्ट नियमावली में, हाँ ये बात सही है कि राजकर्मी का दर्जा नहीं दीजिए, परंतु उसको जिस पद पर है उसी पद पर बने रहना देना चाहिए या गैर शैक्षणिक कामों में उनको लगाना चाहिए, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं और कई ऐसे विषय हैं। दूसरा विषय है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर तो लगातार बातें हो रही थी कि चेयरमैन सर बोल रहे थे कि हम लोग भी पहले फेज के बहाली के बाद ये कर रहे थे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका कहना था कि एसटीईटी 23 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपने लिया है, जो चूज किया है, वही सब्जेक्ट उसी विषय को आप चूज करें और सब्सिडरी को लेकर जो चीज़ें हैं उसकी बाध्यता समाप्त हो गई है। चेयरमैन सर को स्पष्ट लगातार विषय पर कर रहे हैं और जिस विषय का हम लोग डिमांड कर रहे हैं उस विषय पर उनकी भी सामने सब कुछ सामने आ रही है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कितना रिजल्ट आएगा, कई परीक्षार्थी हैं जो बता रहे हैं फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके कि मेरा कट ऑफ के पास है या कट ऑफ से 1 नंबर कम है। तो आपको हम बता दें जितने भी हैं, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों के जो परीक्षार्थी हैं उसको स्पष्ट बता दें कि आपको हम बता रहे हैं कंटिन्यू कि 21-22 तक जो है सारे जिलों से जो है रिक्तियों की सूचना आ जाएगी
उसको एक्यूमुलेट किया जाएगा कि कितने सीटें हैं, और तब मिलाकर, और नियोजित शिक्षक भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो आंकड़ा इसमें ऐड होने की संभावना है। और आपको बता दें कि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो उस सीट को कंपनसेट किया जाएगा, या इस सीट में बहाली, कंपनसेट तो 50,000 सीट ऑलरेडी हुआ, 70,000 और 50 1,20,000 की बहाली तो तीसरे फेज की बात हो रही है। इसकी परीक्षाएं जो हैं वो अगस्त महीने में संभावित है। अभी जो चीज़ें हैं कि कितने मेरिट लिस्ट आने चाहिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो हम लोग का एक अनुमान है कि कम से कम 20,000 अगर आता है तो तमाम कैटेगरी के छात्र, चाहे जनरल हो, चाहे OBC, EBC, SC ST या अदर हो, या उन सबको एक मौका मिल जाएगा, और काफ़ी बड़े संख्या में परीक्षार्थी जो है सिलेक्ट होंगे, तो फिर आगे की चीज़ें जो है उनके लिए आसान हो जाएगी। अभी सरकार की तरफ से या BPSC की तरफ से जो भी ट्वीट आ रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की तैयारी हो रही है, बन रही है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसको छठ पूजा के बाद 21-22 तक जो सूचना आ जाएगी जिला से, उसको एक सिरे से जो है उसको ठीक करके, और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अभी जो बात है कि क्या सरकार के तरफ से सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए कोई रास्ता बंद है क्या या खुला है, तो हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और बहुत सारे परीक्षार्थी, कंप्यूटर साइंस की समस्या है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर उसके लिए बात करेंगे। और 2 मुद्दे एज रिलैक्सेशन को लेकर ही है, 10 वर्ष का छूट और 4 वर्ष का छूट मिला है, परंतु कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका कहना है कि STET 11 में बैठे, अभी छूट नहीं मिला हमको। कई ऐसे परीक्षार्थी हैं कि 19 में बैठे, फिर मेरा 4 साल जो है गैप कर गया, यानी ये उसका ओवरलैप कर गया। तो बहुत सारी समस्याएं, सब समस्याओं का निवारण है धीरे धीरे। ओवरऑल समस्याएं जो है उस पर हम बात करेंगे, परंतु इतना ज़रूर है कि सारी परीक्षाओं पर 2-3 समस्या थी एज रिलैक्सेशन को लेकर, वो भी मिला। हम लोग ने मांग किया था कि डेट को एक्सटेंड किया जाए फॉर्म भरने का, वो भी हम लोग की मांग स्वीकार की गई। और सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, उसको भी लगभग स्वीकार हो गया है। अब सीटेट अपेयरिंग की मांग को लेकर हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर आज जो धरना है, इस धरना के माध्यम से परीक्षार्थियों की जो बात है सरकार तक जरूर पहुंचेगी, और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार तुरंत एक फैसला लेगी कि सीटेट अपेयरिंग वाले को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। ठीक है साथियों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं वो आप तक हम पहुँचाने में प्रयास में हम सफल हो सके। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।